नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। आज बात करेंगे कानपुर हिट एंड रन मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी शिवम मिश्रा के वकील का दावा है कि हादसे के वक्त ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, शिवम मिश्रा नहीं। जिसके बाद गाड़ी का ड्राइवर भी कोर्ट पहुंचा, लेकिन पुलिस का कहना है कि गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। अब सवाल यह है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। कानपुर हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट मामले में कोई तो झूठ जरूर बोल रहा है। पुलिस पहले ही कह चुकी है कि गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहा था, लेकिन आरोपी के वकील का दावा है कि गाड़ी शिवम नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था। लेकिन पुलिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने उनके उस प्रार्थना पत्र को निरस्त किया। दूसरा प्रार्थना पत्र वाहन के निर्मुक्त करने का था, जिसमें पुलिस को निर्देशित किया माननीय न्यायालय ने कि आप टेक्निकल मायने की रिपोर्ट तुरंत दीजिए, और मुझे ये आदेशित किया कि मैं अपने ओरिजिनल पेपर आईओ को दूं, जिससे गाड़ी निर्मुक्त हो सके। तो उनका एकदम से दौड़ा पड़ा और मेरे ऊपर गिर गया। मैं एकदम से घबरा गया था कि मैं उनको बचाऊं या क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तंबाकू कारोबारी शिवम मिश्रा के वकील और उसके कथित ड्राइवर की बयान तो आपने सुन ली, लेकिन अब देखिए हादसे का वो वीडियो जो आरोपी शिवम मिश्रा के पिता और वकील और कथित ड्राइवर के दावों की पोल खोल रहा है। ये वीडियो घटना के तुरंत बाद का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी में सिर्फ एक आदमी है, वो भी ड्राइविंग सीट पर, जिसे लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस हादसे के दो वीडियो देखिए। अगर शिवम मिश्रा के पक्ष को सही माने और कार में ड्राइवर होने की बात मानी जाए, तो दूसरी वीडियो में शिवम मिश्रा कहां से आ गया, क्योंकि दो सीट में एक खाली है। उनके साथ पीछे एक गाड़ी थी जिसमें उनके बाउंसर थे, तो बाउंसर ने शीशा तोड़ करके उनको गाड़ी से बाहर निकाला है और उनको हॉस्पिटल में ले जाने की बात कही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस हादसे का नया वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संसद के बजट सत्र में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस नोटिस में कुछ खामियां पाई गई हैं, जिसके बाद में स्पीकर ने खुद संशोधन के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पीकर चैम्बर में वीडियो बनाने के मामले पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। संसद के बजट सत्र में इस बार हंगामे पर हंगामा है। इस बीच विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया। विपक्षी सांसदों द्वारा मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए दिए गए नोटिस में कमियां पाई गईं। सूत्रों के मुताबिक कमियां मिलने की वजह से नोटिस खारिज हो सकता है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस बीच अब लोकसभा सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय को विपक्ष द्वारा प्रस्तुत दोषपूर्ण नोटिस को खारिज होने से बचाने के लिए उसमें संशोधन करने का निर्देश दिया और तुरंत कार्रवाई का आदेश दे दिया है। उधर लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में वीडियो बनाने के मामले पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 20 से 25 कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में घुसे और अपशब्द कहे। आपने हमको बोलने का मौका दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये एक कल्चर्ड बिहेवियर है, ये एक सिस्टम है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए बोलने के लिए, मर्जी से बोलेगा। तो और इतना स्पीकर को गाली गलौज करने के बाद फिर स्पीकर को ही आरोप लगाते हैं, स्पीकर के ऊपर में कहते हैं कि ये पक्षपात करते हैं। ये विडंबना तो मैं पहली बार देखा है जिंदगी में। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। बता दें कि 13 फरवरी को बजट के पहले सत्र का अंतिम दिन है। इसके बाद 8 मार्च से सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। 9 मार्च को चर्चा की जा सकती है। देखा जाए तो ये पूरा मामला संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनाव को और बढ़ा रहा है। स्पीकर ओम बिरला ने संशोधन का मौका देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वहीं संसद में बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर देश बेचने का आरोप लगाया। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें करारा जवाब दिया है। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। दिल्ली में सिंगर जैस्मीन को कॉन्सर्ट के दौरान गुस्सा आ गया, जिसके बाद उन्होंने शो को बीच में ही रोक दिया। धुरंधर की सिंगर जैस्मीन को आखिर गुस्सा क्यों आया है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। Security, can you guys please remove these two guys? वो यहाँ तंग कर रहे हैं। दिल्ली के कॉन्सर्ट में हंगामा। आपको गावांगे नहीं जब तक कुड़ियां सेफ नहीं फील करती ओए। सिंगर जैस्मीन को आया गुस्सा। मैं तो यहाँ जाता क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ओके? Security, can you guys please remove these two guys? फिल्म धुरंधर के गानों में अपनी दमदार आवाज से धमाल मचाने वाली सिंगर जैस्मीन इन दिनों भारत टूर पर हैं। दिल्ली में हुए उनके कॉन्सर्ट का एक वीडियो सामने आया है। माइक लेकर परफॉर्मेंस कर रही जैस्मीन की नजर अचानक वहां मौजूद कुछ लड़कों की तरफ पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अचानक बीच में कॉन्सर्ट को रोक दिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हजारों फैंस के बीच जैस्मीन जैसे ही अपनी हिट परफॉर्मेंस दे रही थी, तभी भीड़ के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने शो का पूरा माहौल बदल दिया। जैस्मीन भीड़ में खड़े दो युवकों पर लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सिक्योरिटी गार्डों से अपील करने लगी। जैस्मीन ने स्टेज से इतना सख्त संदेश दिया कि पूरा स्टेडियम कुछ देर के लिए शांत हो गया। फेमस सिंगर जैस्मीन साफ कहती हुई दिखी कि शो बाद में भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। Security, can you guys please remove these two guys? वो यहाँ तंग कर रहे हैं। आपको गावांगे नहीं जब तक कुड़ियां सेफ नहीं फील करती ओए। मैं तो यहाँ जाता क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ओके? योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। ये योगी सरकार का 10वां बजट है और विकास के नए युग का प्रतीक माना जा रहा है। ये बजट सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। ये बजट योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मिशन रोजगार, महिला सशक्तिकरण और किसानों पर केंद्रित इस बजट में सरकार ने विकास की नई रूपरेखा खींचते हुए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार, टेक युवा समर्थ युवा योजना, युवाओं के लिए एआई मिशन, लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए, किसानों को मुफ्त बिजली जारी रहेगी, एग्री एक्सपोर्ट हब बनेगा। बजट के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कई बार शायराना अंदाज भी दिखा। यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस किया है, जिसमें सड़क निर्माण पर 34,000 करोड़, एआई पर 225 करोड़, ऊर्जा क्षेत्र में 65,926 करोड़, हेल्थ सेक्टर पर 37,956 करोड़, अयोध्या में विकास पर 100 करोड़ रुपए। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25 दिसंबर 2025 को किया जा चुका है। सीएम योगी ने इस बजट को नवनिर्माण की गाथा और विकसित भारत के संकल्प का आधार बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वहीं सीएम योगी ने भी बजट की जमकर सराहना की है और कहा है कि यूपी बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। बेटियों के लिए खासतौर पर जो हमारी मेरिटोरियस छात्राएं हैं, उन बालिकाओं के लिए स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है, जो बेटियों को सुगम यातायात के लिए और उस व्यवस्था को और सुगम बनाने में सरकार यानी स्मार्टफोन जो आपका जो है टैबलेट के साथ स्मार्टफोन के साथ या स्मार्टफोन के साथ मेडटेक और डीपटेक के लिए EI मिशन की घोषणा यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में उसका सरकार के मुताबिक बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने और प्रदेश के हर क्षेत्र के संतुलित विकास को नई रफ्तार देने वाला है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पिछड़े इलाकों पर खास फोकस है। सरकार का यह मेगा बजट अब चुनावी समर का एजेंडा बन चुका है। इस रिपोर्ट को देखिए। दो 2027 के चुनाव से पहले योगी सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया। बजट सत्र के तीसरे दिन पेश बजट को लेकर सरकार का दावा है, इस बजट से सरकार प्रदेशवासियों को खुश करने के साथ ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए राज्य के चौतरफा विकास को और रफ्तार देगी। इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस किसानों और युवाओं पर रहा है। किस तरह से उनके रोजगार का सृजन किया जाए, किस तरह से उन्हें प्रदेश में ही बढ़िया से बढ़िया रोजगार मुहैया कराया जाए और किस तरह से उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाया जाए, इसकी रूपरेखा इस बजट में तय की गई है। वहीं जेवर एयरपोर्ट के लिए बजट में 750 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। जेवर एयरपोर्ट पर 2 रनवे से बढ़ाकर 5 रनवे बनाए जाएंगे। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में PPP मोड पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण का विकास कार्य प्रशस्त है। राज्य सरकार द्वारा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बनने वाले 2 रनवे की संख्या को बढ़ाकर 5 रनवे बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। बजट में गंगा एक्सप्रेस वे को बिहार तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही बजट के जरिए खासतौर पर पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अन्य पिछड़ा क्षेत्रों के लिए संतुलित विकास पर विशेष फोकस किया गया है। बजट में पूर्वांचल के लिए खजाना खोला गया है, जिससे पूर्वांचल का डेवलपमेंट अब और तेजी से होगा। गोरखपुर की बंद कंबल फैक्ट्री को चालू करने के लिए जहां बजट अलॉट किया गया है, किसानों पर भी विशेष फोकस किया गया है। जो दुग्ध कमेटियां हैं उसको फिर से चालू किया जाएगा। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए जाने वाले इस भारी भरकम बजट के जरिए योगी सरकार प्रदेशवासियों को खुश कर अपनी हैट्रिक सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्ष ने योगी सरकार के बजट को कागजी और आंकड़ों की बाजीगरी बताया है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के बयान पर पलटवार किया है। आज भी अपने MOU याद कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। अगर 50 लाख करोड़ के MOU साइन हुए तो जमीन पे कितना पहुंचा है? सवाल 50 लाख करोड़ का नहीं है, सवाल यह कि जो MOU हुए थे 50 लाख करोड़, आपने ईज ऑफ बिजनेस या पॉलिसी या इंसेंटिव या तमाम इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके माध्यम से आपने जमीन पर कितना इन्वेस्टमेंट पहुंचाया है? प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी लगभग 1,20,000 सालाना हो चुकी है। मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट में हमारे बेटियों के लिए, हमारे छात्रों के लिए, व्यवसायियों के लिए और खास तौर से कृषि के लिए जो काम
किए गए इस बजट में निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और आगे बढ़ेगा। फतेहपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खेलते खेलते बाथरूम में गया 1.5 साल का मासूम पानी से भरी बाल्टी में गिर गया। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में बच्चे की सांसें थम गई है। इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मासूम के साथ दर्दनाक हादसा, पानी से भरी बाल्टी में डूबा, बच्चे की मौत से घर में कोहराम। फतेहपुर से आई एक घटना झकझोरने वाली है। हादसे के वक्त 1.5 साल का मासूम आयुष्मान अपने घर पर खेल रहा था। मां किचन में खाना बना रही थी, बच्चे पर ध्यान ही नहीं गया। खेलते खेलते मासूम बाथरूम में चला गया। वहां पानी से भरी 20 लीटर की बाल्टी रखी हुई थी। वो उसके साथ खेलने लगा, तभी वो भरी बाल्टी में औंधे मुंह गिर पड़ा। बाथरूम और उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था जो आयुष्मान को देख पाता। बताया जा रहा है कि करीब 20 मिनट तक बच्चा उसी हालत में पड़ा रहा। जब परिजन आयुष को घर में ढूंढने लगे तो वो उन्हें कहीं नहीं मिला। जब बाथरूम में देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आयुष्मान पानी से भरी बाल्टी में गिरा हुआ था। मौके पर चीख पुकार मच गई। बच्चे को बाल्टी से बाहर निकाला गया, लेकिन वो होश में नहीं था। आनन फानन में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके क्योंकि आयुष्मान पहले ही दम तोड़ चुका था। खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। बाथरूम में चला गया खेलते खेलते और बाल्टी में पानी फैलाने लगा और उसी के अंदर चला गया, मृत्यु हो गई। कै साल का था? 1.5 साल। 1.5 साल का बच्चा। आयुष्मान की मां का रो रो कर बुरा हाल है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि घर की शान बढ़ाने वाला आयुष्मान अब इस दुनिया में नहीं है। आयुष्मान अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जाफरगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है। ये हादसा सबक देने वाली है। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, वहां अगर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। अठासी साल बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर विपक्ष की त्योरियां चढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के गायन और वादन से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक अब वंदे मातरम के पूरे 6 अंतरे गाए जाएंगे। सभी सरकारी कार्यक्रमों और सभी स्कूलों में ये प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 88 साल पहले अंग्रेजों के पसीने छुड़ाने वाले जिस राष्ट्रगीत के मूल स्वरूप के गायन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, अब उस वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। पिछले साल केंद्र सरकार ने जिस तरह से वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने पर संसद में 10 घंटे की चर्चा की, उसके बाद 26 जनवरी को संस्कृति मंत्रालय की झांकी में वंदे मातरम की गौरव गाथा दिखाई गई। उससे ये साफ नजर आने लगा था कि मोदी सरकार राष्ट्रगीत के मूल स्वरूप को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है और 11 जनवरी को सरकार ने वो बड़ा फैसला ले भी लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाएंगे। वंदे मातरम का 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण गाया जाएगा। सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए जाएंगे। राष्ट्रगान जन गण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा। सभी स्कूलों में सुबह प्रार्थना में राष्ट्रगीत गाया जाएगा। ये बहुत ही सुंदर है। ये जेनजी क्राउड की मांग थी, ये देश का युवा चाहता था और देश के युवा की मांग प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने सुनी है। बस दिल से धन्यवाद, साधुवाद। इसका इंतजार मुझे नहीं, पूरे देश के युवाओं को था। तो बदलना है तो इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी और उन महान पुण्य आत्माओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। हालांकि सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है, यानी सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं होगा और न ही किसी फिल्म के दौरान राष्ट्रगीत बजने पर खड़े होना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। इस वक्त की बड़ी खबर, आगामी त्योहारों की तैयारियों की भी
समीक्षा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। पर्व पर रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं होगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा जनगणना को लेकर सतर्कता बरतें, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सीएम की बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई प्रमुख सचिव मौजूद रहे। सीएम की बैठक में वीसी से जुड़े सभी डीएम, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, सीपी और एडीजी। तो आगामी त्योहारों की समीक्षा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है और तमाम ही निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर कोई भी रंग में भंग डालता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।